प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की जो परिभाषा अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। इट मीन्स फॉर द पीपल, टू द पीपल और बाय द पीपल। जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, सभी लोग जानते होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो प्यारे बच्चों हमारे देश में कौन सी डेमोक्रेसी है, तो आप टिक करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों या दोनों नहीं, तो आप इनडायरेक्ट पर टिक करेंगे यानी कि अप्रत्यक्ष है। क्योंकि जो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि जो असेंबली है, जो सभा है, जहां पर कानून बनाया जाता है, अगर वहां पर जनता पार्टिसिपेट करती है, जनता की भागीदारी होती है कानून बनाने में, तो वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। लेकिन हमारे इंडिया में, देश में, भारत में जनता द्वारा प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि जो बहुमत में सरकार आती है, वही कानून बनाती है पार्लियामेंट में, देश के लिए नीतियां, प्लान, योजना तैयार करती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारे देश में ग्राम पंचायत है, तो वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बाकी जगह पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्योंकि गांव पंचायत में कोई भी मीटिंग होती है गांव में, तो वहां पर सभी लोग, जो जनता है, वह भी गांव के विकास के लिए जो भी मीटिंग होती है, तो उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो गांव में यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बाकी जगह यानी कि स्टेट में, केंद्र में और म्युनिसिपैलिटी यानी कि इट मीन्स नगर पालिका में, यानी कि इनमें सभी में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सरकारें जो चुनी जाती हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, जो जैसे कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, जो जनता जिसमें, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन है। जैसे विधानसभा का चुनाव, जैसे नगर पालिका का चुनाव, जैसे ग्राम पंचायत का, तो चुने जो जाते हैं वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन बाकी अप्रत्यक्ष तरीके से। लेकिन डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। मैंने पहले बताया था पिछली क्लास में कि जो हमारा भारत है, जो राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और भारत जन एक कबीला था, उसी से हमारे जो राजा, जो दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र राजा भरत थे। जो मैंने बताया था कि जैन जो ग्रंथ हैं, ऋषभदेव के पुत्र के रूप में मानते हैं राजा भरत को। इतिहास जो कहता है, जो अभिलेख जो कहते हैं, जो हिस्टोरिकल है, वो जन यानी कि जो भरत जन है, उस कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आगे जो इंडिया जो शब्द आता है, तो आप मेरी पिछली क्लास देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो पिछली क्लास, सभी लोग से अनुरोध है कि मेरी जो भी वीडियो देखे, तो वहां पर ईयरफोन लगा करके देखें, यानी कि लीड के द्वारा वो लगा कर देखेंगे, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मेरे हर वर्ड में आपको जीके मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पर जीके पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पर आपको
हर जगह कैसे जीके पढ़ना है, कैसे याद करना है, क्योंकि जीके जो एग्जाम में जो पूछी जाती है या जीएस यानी कि यूपीएससी पीसीएस आदि की परीक्षाओं में जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपको किस तरह से यानी कि गेम करना है, तो हर वर्ड जो पढ़ रहे हो तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए। हर वर्ड में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो बहुत आसानी से जीके को बार बार यानी कि रिपीट होते। जैसे कि मैं आज आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको जीके को तैयार करना है, जीएस को, और ये उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो संविधान के बारे में जानना चाहते हैं। अभी जैसे कि यूपीएसआई का या सीपीओ में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो पीसीएस और आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं यहाँ पर उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो नॉलेज जो दे रहा हूँ वह अच्छी यानी कि और एक ब्रॉड नॉलेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से, तो वहां पर जो एक दशराज युद्ध हुआ था तो वहां पर बैक में करते हैं। तो दशराज युद्ध जो पुरुषणी नदी है जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, तो 10 राजाओं के बीच, और जो राजा सुदास थे भरत के बाद जो आए, और उनके जो सुदास के पुरोहित थे, पुरोहित का मतलब होता जो यज्ञ याजन करते हैं वो वशिष्ठ थे, और जो 10 राजाओं का जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। तो 10 राजाओं में 5 अनार्य थे और 5 ही आर्य थे। तो यहाँ पर मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो वहां पर आप डिटेल से देखें। हमारा देश कैसा है प्यारे बच्चों, जब 26 जनवरी 1950 को जब यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश था, क्योंकि ब्रिटेन पार्लियामेंट ने असेंबली जो बनी थी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा को स्वतंत्र अधिकार दिया गया था। तो हमारे देश को तभी यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो माना गया था वहां की पार्लियामेंट के द्वारा कि आप यानी कि संप्रभु हैं और जैसा भी देश के बारे में संविधान लिखना चाहे या डिसीजन लेना चाहे वो आप डिसीजन ले सकते। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारा देश क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर आप चलेंगे नेक्स्ट में आगे। जैसे कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमारा जो देश है यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसको सजोए रखने का भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो हम सबों की जिम्मेदारी है। हमारे देश का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि ओनली समाजवाद। इस तरह के बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कोई गणराज्य देश को बता देता है, कोई लोकतांत्रिक बता देता है और बहुत सारे चीजें आती है। तो ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और हमारा जो समाज है वो लोकतांत्रिक समाजवाद। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे। हमारे देश में जो न्याय है वो राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक न्याय है, इसमें धार्मिक न्याय नहीं आता। दूसरा जो समानता की जो बात करते हैं तो समानता शब्द में भी 3 ही शब्द आते हैं। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसमें धार्मिक शब्द नहीं आता। तो इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि प्रस्तावना में रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस टाइप के बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये भी ध्यान रखें कि जो संविधान सभा ने इसको भारत के यानी कि संविधान की आत्मा माना है, यानी कि और अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार जो रेमेडीज हैं तो उनको यानी कि हमारे संविधान की आत्मा माना है। बाकी जो पालकी वाला है जो एक संवैधानिक थे तो यानी कि बहुत अच्छा नॉलेज थी, उन्होंने यानी कि हमारे संविधान का परिचय पत्र दिया है। और जो के.एम. मुंशी थे उन्होंने हमारे भारतीय संविधान को संविधान की कुंजी माना है।
तो ये जो विचार है हमारे जो संविधान की प्रस्तावना का, वह अमेरिका से आया था और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। बाकी जो शब्द है जैसे कि समानता है और समानता, स्वतंत्रता और बंधुता और गणराज्य जो सिस्टम है वह फ्रांस के संविधान से लिए गए। तो ये सभी चीजों को इस तरह से जो भी शब्द आप पढ़ रहे हैं उस चीजों को ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं तो पहले यहाँ पर डेमोक्रेसी यानी कि 5 प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 5 प्रकार की मैंने यहाँ पर जो बोर्ड पर दिखाया गया है उसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यानी कि परीक्षाओं के लिए और यानी कि संविधान जानने के लिए कि क्या है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम जो पद्धति जो है यह कहाँ से ली गई है प्यारे बच्चों? अमेरिका के संविधान से ली यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसे हम यानी कि संसद की जननी कहा जाता है। यानी कि इट मीन्स यहाँ पर लिखा मैंने मदर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप ध्यान दें। तो यहाँ पर इंग्लैंड से यानी कि यहाँ पर जन्म हुआ है इसका और कार्यकाल का जो हमारे संविधान में भी जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है यानी कि संसदात्मक जो प्रणाली है वह ब्रिटेन से ही ली गई है उसमें मेनली। अब आगे चलते हैं। इसमें जो संसद में यानी कि 3 पिलर होते हैं। 3 पिलर यानी कि संसद में यानी कि कार्यपालिका और यानी कि लोकसभा। इसका मतलब है जो हमारे जो संविधान है यानी कि हमारे देश में जो सरकार के जो अंग हैं वह 4 अंग हैं मुख्य, यानी कि 3 अंग मुख्य हैं, चौथा अंग मीडिया को माना जाता है। यानी कि जो 4 खंबे हैं जो सरकार के 4 अंग होते हैं। एग्जीक्यूटिव इट मीन्स कार्यपालिका, दूसरी विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव और तीसरा स्तंभ है जुडिशरी और चौथा स्तंभ है खम्मा यानी कि इट मीन्स मीडिया। तो प्यारे बच्चों ये सभी जो बॉडी हैं फ्री और एंड फेयर बॉडी है यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष बॉडी है और कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। सभी अपना अपना दायित्व यानी कर्तव्य निभाए। तो वहां पर ये जो दिया गया है आगे चलते हैं। तो जो कार्यपालिका है जो संसदात्मक पद्धति है यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जनता के प्रति उत्तरदायी है क्योंकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ही यानी कि रेस्पॉन्सिबल है जनता के लिए। क्योंकि जो जनता 5 साल के लिए चुनती है और 5 साल के बाद इलेक्शन जनता के पास उसे जाना जाता है। क्योंकि हमारे जो संविधान का जो स्रोत है वो क्या है? जनता। यानी कि हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोग यानी कि दैट इन भारत। तो वहां पर हमारे संविधान में लिखा है यानी कि स्रोत क्या है और जो संविधान का निर्माण किया गया है वो जनता के लिए यानी कि इट मीन्स जनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मंत्री जो परिषद है वो व्यवस्थापिका के यानी कि इट मीन्स लेजिस्लेटिव के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर राज्य का प्रमुख नामांकित की शक्ति होती है। तो इसमें जो राज्य का प्रमुख है इट मीन्स जो राष्ट्रपति है उसके पास नामात्र की शक्ति होती है। रियल पावर किसके पास होती है? यानी कि प्रधानमंत्री के पास होती है यानी कि हमारे देश में जो पीएम। यहाँ पे जैसे कि नामात्र की शक्ति जैसे इंग्लैंड का राजा है जब से पार्लियामेंट, तो वहां पे इंग्लैंड में सर्वोच्च कौन है प्रेजेंट में? यानी कि
पार्लियामेंट है। तो ब्रिटेन में प्रेजेंट में सर्वोच्च पार्लियामेंट है, और भारत में जो सुप्रीम है वो क्या है, संविधान है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश भी है। अब आगे चलते हैं। वास्तविक शक्ति मैंने यहाँ बता दी पीएम के पास है, और मंत्री जो यहाँ पे डिफरेंस भी के पास होती है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण घनिष्ठ संबंध है। हमारे देश में क्या है कि जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव में दोनों में को रिलेशन है, यानी को संबंध पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। हमारे देश में कैसी है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और ये जो मैंने जो सभी जो सिस्टम को जो बताया गया है ये डेमोक्रेसी के ही पार्ट है, यानी कि इतने प्रकार की डेमोक्रेसी होती है। अब आगे चलते हैं। संसदीय व्यवस्था में शासन का सर्वोच्च यानी कि पीएम होता है, यानी कि जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहां पर क्या है, सर्वोच्च कौन होगा, यानी कि पीएम होगा, क्योंकि पीएम डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, ठीक है, उसका चुनाव डायरेक्ट होता है, और राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसलिए जो सर्वोच्च है वो कौन है हमारे देश में, यानी कि संविधान है, और प्रमुख पद किसका माना जाता है, राष्ट्रपति का माना जाता है। आगे जो गणतंत्र में राष्ट्र, ठीक है, प्रमुख होता है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, और यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है, संसद के पास ज्यादा शक्तियां होती है। बहुमत जिसको प्राप्त दल नेता होता है वही सरकार को चुनने दिया गया है, यानी कि बहुमत के आधार पर सरकार चुनने का निर्णय लिया जाता है। आगे चलते हैं। लोकसभा जो है यहाँ पर, यानी कि लोकसभा जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है कौन, मंत्री परिषद। आगे चलते हैं। दोहरी जो सदस्यता दो सदनीय होती है, तो यहाँ पर जो दोहरी जो सदस्यता है, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा के अगर कोई सदस्य है तो वो मंत्री भी बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा है और जो कुछ लोकसभा के तो होते ही है, लेकिन राज्यसभा से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बाद या कोई किसी सभा का सदस्य नहीं है उनको भी मंत्री बना दिया जाता है, और 6 माह के बाद वो उसका चुनाव होगा तो वो बराबर बना रहेगा, अन्यथा उसको हटा दिया जाएगा। आगे देखेंगे, क्योंकि जो ब्रिटेन में जो चुनाव लड़के आएगा उसी को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन हमारे भारत में उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि जो किसी भी हाउस के सदस्य नहीं है। आगे चलेंगे। यहाँ पर जो है 2 सदनीय और सशस्त्र लोकतंत्र सेवा है, यानी कि 2 सदन है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह से राज्यों में भी 2 हाउस है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे चलते हैं। सशस्त्र लोक सेवा आयोग हमारे देश में आर्टिकल 312 के तहत, यानी कि राज्यसभा, यानी कि इट मीन्स उसको ये पावर है कि वो यानी कि लोक, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कानून बना सकती है। आगे जो हमारे देश में जो यूपीएससी है और अदर भी जो परीक्षा आयोजित कराते हैं वो स्वतंत्र निकाय है, यानी कि यूपीएससी या जो पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं। आगे बताते हैं जो न्यायपालिका और ये कहते हैं स्वतंत्र बॉडियां हैं, मीडिया और चुनाव होता है, और चुनाव के द्वारा यानी कि सरकार बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत और इस तरह का जो सिस्टम है हमारे इंडिया में भी है। तो हमारे इंडिया में क्या है, क्योंकि गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसलिए जो यहाँ का जो प्रमुख है संविधान सभा के द्वारा किनको माना गया है, यानी कि राष्ट्रपति का पद, यानी कि सर्वोच्च पद माना जाता है। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक। दूसरा राष्ट्रपति होता है।
आगे चलेंगे, यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका इस तरह का सिस्टम पाया जाता है। और डेमोक्रेसी से रिलेटेड यानी कि 56 देश हैं। तो बाकी में ठीक है आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पर आपको मेन देशों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अब आगे चलते हैं, जो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है ये अध्यात्मक पद्धति, जिसे हम अध्यात्मक यानी गणतंत्रीय प्रणाली बोलते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो गणतंत्रीय पद्धति में जो संविधान है वह उसके पास ज्यादा पावर होती है, और जो प्रेसिडेंट है उसके पास में एग्जीक्यूटिव की और जो लेजिस्लेटर की ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति को इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, इसलिए वहां का जो राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर्स हैं, इसलिए वहां पर क्या है, प्रेसिडेंशियल रूल्स है। आगे चलेंगे, जो गणतंत्रीय जो प्रणाली होती है, तो यहाँ पर जो गणतंत्रीय सिस्टम में दोबारा से दोहरा रहा हूं, यह फ्रांस से लिया गया है। कहां से प्यारे बच्चों? फ्रांस से लिया गया है। सभी ध्यान देंगे। आगे स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। आगे चलते हैं, कार्यपालिका और राष्ट्र प्रमुख। तो इसमें डिफरेंस क्या है? जो कार्यपालिका और जो राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यानी कि यहाँ पर प्रमुख कौन है? जो रियल पावर है कार्यपालिका की किसके पास है? यानी कि राष्ट्रपति के पास है। और इसमें किसके पास है रियल पावर? यानी कि संसद में पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम के पास है। आगे चलेंगे, यहाँ पर ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास है, न कि पीएम के पास। शासन की संपूर्ण व्यवस्था किसके पास होती है? चलाने की शासन को राष्ट्रपति के पास होती है। यहाँ पर मुख्य कार्यपालक के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो भी है रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो व्यवस्थापिका और सभी मंत्री हैं। तो यहाँ पर जो मंत्री भी है वह भी उसके रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल मुख्य कार्यपालिका की मर्जी पर निर्भर करता है, यानी कि जो कार्यपालिका का जो मुख्य है यहाँ पर कौन है? हेड जो है, यानी कि प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर जो कार्यपालिका की मर्जी पर निर्भर नीतियों की निरंतरता रहती है, यानी कि नीतियां पॉलिसियां बनती रहती हैं। तो यहाँ पर कार्यपालिका का जो टाइम है वो प्रेसिडेंट के उस पर डिपेंड करता है, और यहाँ का प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो किस पर डिपेंड करता है? संविधान पर के कितने समय के लिए रखा जाए। और यहाँ पर आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि प्रेसिडेंट के यानी कि संविधान के पास है, यानी कि टाइम की बाउंडेशन। आगे देखेंगे, क्योंकि हमारा देश गणराज्य भी है। आगे चलेंगे, शक्तियों का विभाजन स्पष्ट होता है, यानी कि जो पावर है वो यानी कि स्पष्ट विभाजन है, यानी कि ये स्वतंत्र संस्था है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। आगे चलते हैं, इसमें विशेषज्ञों द्वारा शासन होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति जो है विशेषज्ञों द्वारा शासन होता है, और इसमें यानी कि जो लोग चुन के आ गए हैं वो नॉलेज रखते हों या उसके विशेषज्ञ ना हो, ठीक है, तब भी यानी कि उनको यानी कि वहां पर मंत्री बना दिए जाते हैं, चाहे उन्हें ज्ञान हो या कम हो। तो यहाँ पर क्या है? विशेषज्ञों के द्वारा जो है बनाए जा सकते। तो यहाँ पर विशेषज्ञता यानी योग्यता ज्यादा है, उसको वरीयता है, और यहाँ पर कम वरीयता दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा विशेषज्ञता के आधार पर राजनीति का यहाँ पर अपराधीकरण कम होता है, क्योंकि सत्ता राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास सैन्य पावर भी होती है, इसलिए दबाव बहुत ज्यादा रहता है जनता पर। यहाँ पर राजनीति का अपराधीकरण नहीं होता, धन बल, बाहुबल और अपराधी और चुनाव की लोकप्रिय
का मतलब यहाँ पर लोकप्रिय तो यानी बना रहता है, लेकिन जो अगर कोई चुनाव में लोकप्रिय है तो वो भी ये ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन उस पर विशेषज्ञता पर यानी उसकी विशेषता पर ध्यान दिया जाता है। अगर राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय यानी कि उसमें धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, यानी कि धर्म को अलग रखा गया है। यानी कि बहुत देशों में क्या है कि जो कुछ धार्मिक लोग हैं उनका कब्जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सत्ता पर, तो यहाँ पर धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं है यानी डेमोक्रेसी में, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका लैटिन अमेरिका देश फ्रांस में मिश्रित संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था है। अब आगे चलते हैं, सभी को आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी जो सिस्टम है जिसे हम एकात्मक पद्धति कहते हैं, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां जहां केंद्रित हो जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि वहां पर यूनिटरी सिस्टम है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर और राज्य सरकार का रोल कम हो जाता है और तो स्थानीय गवर्नमेंट का रोल भी कम ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा केंद्र के पास शक्तियां होती हैं, कानून बनाने की पावर किसके पास होती है, यानी कि केंद्र सरकार के पास होती है। तो यहाँ पर जो संघात्मक सिस्टम है वो कम होता है, और ऐसा जो सिस्टम है ज्यादातर स्मॉल कंट्रियों में ही चलता है, क्योंकि वो देश को एक ही स्थान से, बड़ा क्षेत्र नहीं है, तो वहां पर जो है एक ही स्थान से पूरे देश को सत्ता के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ये चीज को ध्यान देंगे, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ इसका एक एक शब्द को सुनेंगे और लीड लगा ले आप उसमें कान में, और एक एक शब्द को सुनेंगे तो आपको हर पॉइंट पे मेरा जीके मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो मैं यहाँ पॉइंट डालता जाता हूँ साथ साथ, ठीक है। काल के दौरान जो भी मुझे ध्यान आ जाते हैं, बाकी कुछ छूट भी जाते हैं जो मेरे माइंड से यानी कि उस समय नहीं आए। आगे चलेंगे, यहाँ पर संकट के दौरान काल में, यानी कि जब राष्ट्रीय इमरजेंसी होती है तो उस समय यानी कि हमारे देश में भी यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास आ जाती है, यानी कि कार्यपालिका शक्ति, और कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र के पास, इट मीन्स यानी कि संसद के पास आ जाती है। तो उस समय जो कानून, तो यानी कि विधायिका शक्ति उसके पास, तो कानून जो बनाएगा कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक एक चीज को जो संविधान के बारे में जानना चाहते हैं और जो एक बेटर नॉलेज की अपेक्षा करते हैं मुझसे, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का उपेक्षा कम होती है, ठीक है, उपेक्षा रहती है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा ध्यान यानी कि यहाँ पर दिया जाता है, और जो यानी कि स्टेट पर। आगे चलेंगे, भारत जो विशाल राज्यों से उपयुक्त नहीं है, यानी कि यहाँ पर विशाल राज्य नहीं है, छोटे राज्यों में ज्यादातर ये सिस्टम चलता है, क्योंकि एक ही जगह से पूरे देश को सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रित किया जा सकता है, वहां पर शासन किया जा सकता है। आगे भारत में राष्ट्रीय आपात के समय यानी कि यूनिटरी सिस्टम चलता है, यानी एकात्मक पद्धति, क्योंकि राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां आ जाती है। तो यहाँ पर जो नेशनल इमरजेंसी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर 3 टाइम हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगा है। एक तो यानी कि जब 1962 में जब चाइना ने जो आसाम का एपा क्षेत्र है, वहां पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का जो एपा क्षेत्र है वहां पर चाइना ने आक्रमण कर दिया था, तो हमारे देश में यानी कि इमरजेंसी लगाई गई थी। आगे जो दूसरा जो इमरजेंसी लगाई गई थी, जब पाकिस्तान ने 1971 में देश पर हमला किया था, तो वहां पर सेकंड इमरजेंसी लगाई थी। तीसरी जो इमरजेंसी जो लगी थी तो वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। तो आंतरिक जो अशांति है वो 1975 में हुई थी, तो वहां पर देश में एक आंतरिक अशांति
फैल गई थी, तो उस समय वहां पर लाई गई थी। तो अब जो 44वें संविधान संशोधन जो हमारे आया है, यानी कि 1978 के तहत, यानी कि अब आंतरिक शब्द को हटा दिया गया है और अब जो क्या रखा गया है, सशस्त्र विद्रोह है। यानी कि अगर सेना विद्रोह करती है तो वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्योंकि उस समय यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में देश के में, क्योंकि हमारे जो संविधान का आर्टिकल 355 ये कहता है कि किसी विशेष क्षेत्र में जिसमें माहौल खराब है उसी क्षेत्र में लगाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये चीज को बहुत ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया है राज्य आपात, यानी कि गवर्नर के यानी कि अगर देश में कोई किसी राज्य में, तो हाँ तीसरी जो इमरजेंसी जी, हाँ तो यहाँ पर मैं जो बता रहा था, तो तीनों मैंने बता दिए, 3 टाइम लगाई गई है नेशनल इमरजेंसी। राज्यों में जो आपात है आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और इसमें गवर्नर के यानी कि लिखित पत्र के आधार पर, यानी कि या कोई वहां पर भ्रष्टाचार या बलात्कार जैसी बहुत सारी कानून व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं, यानी कि संविधान की विफलता हो जाती है, तो गवर्नर लिखित यानी कि राष्ट्रपति को देगा और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। या यानी कि पार्लियामेंट को ऐसा लगे कि यानी कि गवर्नर पक्ष ले रहा है, तो वहां पर संसद में कोई भी यानी कि एक मीटिंग बुला करके और पास करके कोई बिल, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। आगे चलेंगे। यहाँ पर तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति जो शासन है जो राज्यों में है, यानी कि 101 बार के करीब लग चुका है अभी तक, जो है 101-2 बार लग चुका है मेरे नॉलेज में, ठीक है। और आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सबसे जो ज्यादा लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में लगा है और पंजाब में सबसे ज्यादा बार लगा है, केरला में सर्वप्रथम लगा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आगे फाइनेंशियल इमरजेंसी पे चर्चा करेंगे। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। आर्टिकल 300 हमारे देश में अभी तक ऐसी कोई वित्तीय क्राइसिस नहीं हुआ जिसके तहत यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सके। यानी कि जब 1929 में जब विश्व में आर्थिक मंदी हुई थी, तब हमारे देश में संविधान नहीं था, और जब 2007 में आर्थिक मंदी आई विश्व में, तो वो उससे हमारा देश प्रभावित नहीं था। तो यहाँ पर ये आगे इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस समय जो इमरजेंसी के टाइम, मेरा कहने का मतलब है हमारे देश में एकात्मक सरकार होती है, यानी कि राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति और विधायिका शक्ति केंद्र सरकार के पास आ जाती है। ऐसे देश कौन से हैं जहां पर ये यूनिटरी सिस्टम चलता है, वो मैंने नीचे मेंशन किया है, यानी चीन, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मन और ब्रिटेन। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, फेडरल सिस्टम। जो ये फेडरल जो सिस्टम जो दिया गया है, यानी कि संघात्मक पद्धति, यानी कि जो संघात्मक जो पद्धति है, ये जो संघ जो है, ये जो सिस्टम है, वो कहां से लिया गया है? हमारा कनाडा के संविधान से। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, हर वर्ड को आप देखें, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, बार बार रिपीट करोगे तो आपको संविधान की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। जो बच्चे एसआई की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर देखेंगे सर्वोच्च जो IAS-PCS की दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सर्वोच्च संविधान में शक्तियों का विभाजन होता है, यानी कि शक्तियों, यानी जिसे हम पृथक्करण का भी सिद्धांत, यानी कि पुनर्लोकन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो है पुनर्लोकन, यानी कि शक्तियों के सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि ये हमने कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संघ यानी कि अर्ध सरकार, यानी कि अर्धात्मक सरकार, यानी कि जो फेडरल है, यानी कि राज्यों में भी, और यानी कि जब दोनों कोई इमरजेंसी नहीं है तो बराबर सरकार चलती है, यानी कि राज्य और यानी कि केंद्र सरकार। तो वहां पर जब वो बराबर चल रही है, तो वहां पर जब उस समय हमारे देश में फेडरल सिस्टम होता है।
आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, शासन की शक्तियां केंद्र और राज्यों में विभाजन होता है, यानी कि दोनों सरकारें चलती हैं। दोहरी नागरिकता, तो यहाँ पर जो दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ पर है? अमेरिका में है। लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता है, और वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है। बाद में कुछ जो भारतीय मूल के हैं जो विदेश में यात्रा यानी कि जो बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं उनके लिए दोहरी नागरिकता की बात की गई है। तो ठीक है हमारे संविधान। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, दो सदनात्मक यानी कि ब्रिटेन। तो यहाँ पर दो हाउस होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में एक जो होता है कॉमन्स और लॉर्ड्स, यानी कि दो, और हमारे देश में दो सदनात्मक यानी कि है, यानी कि दो हाउस होंगे, यानी कि पार्लियामेंट में दो सदन होंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और एवं लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा। और आगे ठीक है समझ गए। यहाँ पर आगे जो है राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि भी ये विधानसभा और यहाँ पर ये विधान परिषद, ये लोकसभा और यहाँ पर ये राज्यसभा। ठीक है। जो राष्ट्रपति का जो मनोनयन की जो प्रोसेस है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, मनोनीत करने की इनमें, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है। तो ये मनोनीत करने की प्रक्रिया यानी कहां से ली गई है? यानी कि अमेरिका के संविधान से। और उसके जो निर्वाचन जो संबंधी जो प्रोसेस है, यानी कि एकल संक्रमणीय पद थे, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और यानी कि राष्ट्रपति की जो पोजीशन है वो कहां से ली गई है? यानी कि ब्रिटेन से। तो इसमें प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, क्योंकि ये शब्दों में ही गड़बड़ी नहीं कर दे, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर केंद्रीकरण और यहाँ पर विकेंद्रीकरण। तो जो संप्रभुता का दोहरा शासन होता है, यानी कि ड्यूरेसी होता है, यानी कि अर्ध संघीय जो सरकार का ढांचा है वो कनाडा से लिया गया, क्योंकि कनाडा में 50 स्टेटों में बटा हुआ है। ठीक है। एक बड़ा यानी कि राज्य है और यानी कि क्षेत्रफल की भी दृष्टि से। और जैसे कि रसिया है तो बड़ा है, तो वहां पर भी फेडरल सिस्टम चलता है, रसिया में भी। ठीक है। आगे चलेंगे, रूस में भी है। तो यहाँ पर जो सम्य और निर्भर राज्यों का शक्तिशाली बनाना होता है, लोकतांत्रिक शासन के अनुसार व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वायत्तता का प्रावधान। जैसे कि ये वैसा हमारे जो संविधान है का जो अधिनियम है 1935 के तहत वहां पर भी दिया गया है, क्योंकि 1935 में यानी केंद्र में यानी कि दो हाउस बनाए गए थे, यानी 2 शासन पद्धति लागू की थी, और यानी कि प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। तो वहां पर भी मैं जा रहा हूँ सभी चीज को, यहाँ पर जो मुझे ध्यान आ जाती है। संकट काल में उपयुक्त नहीं, यानी कि संकट काल में ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम लागू होता है। आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर, क्योंकि यहाँ पर जो संघात्मक है स्टेट और राज्य, यानी कि अपना अपना, यानी कि सरकारें, कई सरकारें होती हैं अलग अलग, यानी कि पार्टियां होती हैं, तो सब में एक बिखराव होता है, यानी कि सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, यानी कि एकजुटता की कमी होती है। तो वहां पर क्या है कि वहां पर कैसा, यानी कि संघात्मक यहाँ पर कमजोर हो जाता है। देश की एकता को खतरा होता है जब यानी कि पार्टियां सभी यानी कि राष्ट्र के लिए अगर एकत्र नहीं हो जाती हैं, यानी कि जनता जब तक एक नहीं होगी तो यानी कि सभी अपने अपने फायदे के लिए करेंगे, तो यहाँ पर ये सिस्टम होगा। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, थोड़ा लाइट चली गई है इसलिए आप मेंशन करेंगे वैसे। तो यहाँ पे न्यायपालिका रूढ़िवादी है, न्यायपालिका रूढ़िवादी होती है, यानी कि जो परंपरागत है, जो ट्रेडिशनल है, उसी के आधार पर यानी कि कानून बनाया जाता है, कोई नई सोच नहीं होती है। भारत और कनाडा
और ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड में इस तरह का जो व्यवस्था है। तो आपको मेन ही यानी कि ध्यान रखना है। आगे चलता है क्वासी यानी कि फेडरल अर्ध संघात्मक पद्धति, जिसे हम लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली के नाम से जानते हैं। यानी लोकतंत्र और गणराज्य दोनों हैं, यानी कि दोनों संसद और यानी कि संविधान दोनों। तो ये हमारा जो कनाडा से है, ये जो लिया गया है लोकतांत्रिक गणराज्य जो सिस्टम है, यानी कि ये मिला जुला है। यानी कि जो गणराज्य है वो फ्रांस से है और लोकतंत्र कहाँ से है, यानी कि अमेरिका के संविधान से है। ठीक है, तो वहां पर जो अब्राहम लिंकन ने बार, ठीक है आप समझिए, कनाडा भारत और श्रीलंका भारत न तो पूर्ण संघात्मक है न एकात्मक है, और पूर्णता एकात्मक है। तो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर समझाया है, जो यहाँ पर भारत दोनों का मिला जुला रूप है, जिसे अर्धसंघात्मक कहते हैं। जो संविधान विशेषज्ञ हैं यानी कि डी वासु, जिन्होंने संविधान की पुस्तक लिखी है, उसमें कहा गया है यानी कि हमारा देश यानी कि अर्धसंघात्मक है। ठीक है, यानी कि ये सभी हैं, यानी कि सभी का मिला जुला हुआ है, एकात्मक और संघात्मक। इसलिए इन दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम अर्ध संघात्मक के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। तो अगर अर्ध संघात्मक नहीं आता और ये चारों आते हैं तो आप फेडरल लगा देंगे, और अगर ये अभी आ जाता है तो इस पर आप इसको मेंशन करें। इस चीज को आप ध्यान देंगे। इस तरह से किताबों में अलग अलग है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इसको बहुत यानी कि एक्सप्लेन करके बताया है, जिससे आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके। तो आगे प्यारे बच्चों, जो मैं आपके लिए क्लास जो लूंगा, तो वहां पर एक एक पोर्शन को मैं समझाऊंगा। एग्जीक्यूटिव यानी कि भारत यानी कि सरकार के कितने अंग हैं, और उनके विद आर्टिकल के साथ समझाऊंगा, और उसमें इस तरह से नॉलेज दूंगा, ठीक है, कि वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मैं मेरी इतनी, ठीक है, इस तरह से समझाऊंगा और बहुत शॉर्ट में ही उसको पूरा विस्तारित कर दूंगा। तो वहां पर जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, तो लेक्चर को लीड लगा के देखें। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे पास माइक मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि डोरी वाला है, वो अभी मेरे पास फैसिलिटी नहीं है। तो मैं जो भी आपको समझा रहा हूं तो उस पर ध्यान दें। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि यानी कि बहुत ज्यादा प्रदर्शन मैं कोई यहाँ पर नहीं, एकदम आपको नॉलेज दे रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जो अपने साथियों को भी बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ, अपने हिसाब से एक बेहतर दे रहा हूँ। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।